नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और इस उम्मीद के साथ हम अपने इस क्लास का आगाज करते हैं। और ये आप सफलता सीरीज का आज हमारा पार्ट 8 है। पार्ट 8 में हम आपको बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आज पुनः आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के ही हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन है और ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीन संख्याओं का एलसीएम दिया है 4752 है, उनका एचसीएफ 6 है। यदि दो संख्याएं 48 और 66 हैं तो बताना कि तीसरी संख्या क्या है। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो एलसीएम एचसीएफ जब आप पढ़ोगे तो वहां ये पता रहेगा कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ ये जो होता है, ये एचसीएफ तीन की तीनों संख्याओं में रहेगा। एचसीएफ कहाँ पे रहेगा? ये तीन की तीनों संख्याओं में एचसीएफ रहेगा हमारा। एचसीएफ हमारा तीन की तीनों संख्याओं में रहेगा। एचसीएफ अगर हमारा मान, जैसे आप समझना चाहो तो आप ऐसे समझ लो, अगर मान लेते हैं संख्या एक्स वाई और जेड है, तो अगर हम ये बोले तो एक संख्या क्या हो जाएगा 6x, दूसरा 6y और तीसरा 6z। क्योंकि जो हमारी जो संख्याएं होंगी, ये 6 जो हमारा एचसीएफ होता है वो प्रत्येक संख्या में होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहली संख्या क्या दिया, मैं बोलूंगा 6x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 48। मैं बोलूंगा x बराबर क्या आ जाएगा, 6 8 48 8। दूसरी संख्या पूछेंगे 6y बराबर क्या बताओगे आप, 66। y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 11। अब आपको ये पता है कि अगर हम एलसीएम में एचसीएफ से भाग देते, सॉरी संख्याओं से भाग देंगे तो हमारी तीसरी संख्या निकल के आएगी। क्या दिया हमें, 47 52 में आपको भाग देना है पहली संख्या दूसरी संख्या से। पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या क्या है 11। अब आपको निकल के आएगा ये तीसरी संख्या। अब देखो 8 से क्या 11 से हम काट देते हैं, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। 8 से काटते हैं, 8 पंचे 40, 3 8 चौक 32। तो अगर हम आपसे ये पूछ लेते तीसरी संख्या क्या है तो क्या बताते आप, 54 बताते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी। इस पे आएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। ये कर्मागत करके आता है, ये रेलवे का फिक्स क्वेश्चन है। ये हमेशा ये कर्मागत करके ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है 18x 72 एक कर्मागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। आपसे ये कह रहा है कर्मागत अनुपात का मतलब क्या होता है, हम बता देते हैं। कर्म से मतलब ये कर्म से है, तो कर्म से मतलब क्या रहेगा 18x और क्या ये 72। जब भी कर्मागत अनुपात करके आए तो कुछ नहीं करना रहता, आपको ऐसे कर लिया करो, ऐसे और इसका ऐसे। इसका मतलब 18/x और बराबर x/72 ऐसे कर लेना आप। x गुणे x करोगे तो क्या आ जाएगा, ये x² आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 18 गुणे क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं x बराबर क्या होगा तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 18 और गुणे क्या आ जाएगा ये 72। 9 8 72, 9 दूनी 18, दोनों से 9 बाहर हो जाएगा, सॉरी 9 यहाँ बाहर हो गया और गुणे में 9 8 72 8 और यहाँ 9 दूनी 12, 9 दूनी 18 यानी 8 दूनी 16। 16 से क्या बाहर होगा आप बताओगे, 4 बाहर होगा। तो यहाँ 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 36। आपका आंसर क्या होगा भाई, 36 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है मिश्रित अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात के बारे में पता होना चाहिए। मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? मिश्रित अनुपात क्या होता है, जितनी भी संख्याओं का अनुपात होता है उन सारी संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं तो मिश्रित अनुपात निकल के आता है। या मिश्रित अनुपात बोले या यौगिक अनुपात बोले या संयोगानुपात बोले, सबका मतलब वही होता है। तो यहाँ पे मिश्रित अनुपात क्या निकालोगे, 2:5 का मतलब 2/5 गुणे में 5:11 का मतलब 5/11, 5/11 और 33:8 का मतलब 33 क्या हो जाएगा, ये 8। इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात। तो हमारा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा और 2 चौक 8 आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका 3:4। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा तो भाई मिश्रित अनुपात हमारा होगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे देखो आप कैसे लगाओगे। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। ये हमें दिया है 2:3:4, ये दिया हमें 2:3:4, और प्रत्येक संख्या में कह रहा 12 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र की वृद्धि होती है, तो इनका अनुपात बदल के हो जाता है 8:11:14। देखिए हम क्या करते, अगर ये क्रम से बदला होता, जैसे 2 है 8, अगर इन दोनों का डिफरेंट 6 है तो ये 5 6 11 होता, और 9 5 14 होता, तो हम आराम से 5 यूनिट बराबर बता ले जाते। बट यहाँ क्रम से नहीं है, अगर क्रम से नहीं रहे तो क्या करोगे, सिर्फ 2 को ले लो आप, किन्हीं 2 को, मैं बोलूंगा इन दोनों को ले लेना, तो यहाँ पे इन दोनों को लेना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों से सॉल्व करोगे तो 11 14 को लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 को लेते हैं, और यहाँ से 8 और 11 को ले लेते हैं। 8 और 11 को क्रम से लिए हैं। तो प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए या प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र आ जाए, बात वही है। 11 दूनी 22, 8 त्रिक 24, दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा 2। ये किसके बराबर होगा, मैंने आपको बताया था अनुपात समानुपात में कि ये जो डिफरेंट कितना है 12 12, और इन दोनों का डिफरेंट कितना है 3, तो 12 गुणे 3 कर लेना, 2 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया 36। भाई यहाँ तक आपको आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं पूछूंगा 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 18 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 18। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, तो तीनों छात्रों की यूनिट कितना बनेगा आप बताओ, 2 3 5 5 4 9, तो 18 गुणे क्या कर दोगे आप 9, तो कुल छात्रों की संख्या कितना आ जाएगा, 18 गुणे 9 करोगे 162 आएगा, यानी 18 9 162। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप किन्हीं 2 को लेकर लगा लो, 2 3 और 4 को लगाते तो 11 और 14 को लेना पड़ता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे सब ये एग्जाम के ही तरीके, जैसे यहाँ पे आप सॉल्व कर, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वैसे आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना, इससे छोटा तरीका और कोई नहीं होता है। अगर आप ट्रिक याद करोगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। जैसे ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, यदि उसकी आय 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है उसकी बचत में कितने % की कमी होगी। देखिए अगर मैं ये मान लेता हूं कि जो व्यक्ति है उसका इनकम का मतलब आय, अगर उसकी आय हम मान लेते हैं 100 है, उसकी आय कितनी है 100, तो आप बताओ और व्यय कितना हो जाएगा, उसकी आय अगर 100 है तो कह रहा है कि 75% व्यय कर रहा है। 75% व्यय करने का मतलब 100 का 75% कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 रुपए अगर उसने व्यय किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं खर्च क्या किया होगा, खर्च आप कैसे बताओगे, उसका खर्च कितना किया होगा, खर्च अगर आपसे मैं खर्च पूछूंगा तो आप बताओगे खर्च उसने कितना, सॉरी बचत होगा, व्यय मतलब खर्च होता ही। अगर मैं पूछूंगा बचत उसका कितना होगा तो आप बताओगे बचत कितना होगा, बचत हो जाएगा 25। अगर आय उसकी 100 है और खर्च कर रहा है कितना 75, तो बचत कितना करेगा 25। अब वो ये कह रहा है अगर उसके व्यय में 20% की वृद्धि, सॉरी उसकी आय में 28% की वृद्धि, अगर उसकी आय 28% बढ़ा दी जाएगी, उसकी आय कितनी हो जाएगी अब 128, 100 का 28% 28 हो जाएगा। अब कह रहा है उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती, आप बताओ 20% इसका कैसे निकालोगे, 10% हो जाएगा 7.5, 20% क्या हो जाएगा 15 की वृद्धि हो जाएगा, तो यानी अब उसका व्यय जो है कितना हो गया 90 हो गया। अब कह रहा उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। अब आप ये बताओ अगर कोई व्यक्ति 128 रुपए कमाए और 90 रुपए व्यय करे तो बचाएगा कितना 38, उसमें से घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 38 आएगा। अच्छा आप ये बताओ इसने 38 बचाया, पहले उसकी बचत कितनी थी 25, अब कितना बचा रहा है 38, यानी उसके बचत में वृद्धि हुआ है। कितने की वृद्धि हुई है आप बताओगे, 13 की वृद्धि हुई है, कितने पे 25 पे, 13/25 गुणे 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 52% इंक्रीज हुआ, 13 चौके क्या हो जाएगा 52।
25 चौके 100 यानी 13 चौके 52, उसकी आय जो हो जाएगी, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 25%, सॉरी 52% का। तो जब भी ये सवाल बहुत बार पूछा गया, जब अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो वहां पे निश्चित रूप से इस क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होगी। अगर इसको ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लगाना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन ये है, देखिए मैं ये कहता हूं जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे तो वहां पे आप कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसमें एक डिविजिबिलिटी का नियम लगता है, डिविजिबिलिटी भी लगाएंगे। डिविजिबिलिटी, इकाई कांक, दहाई कांक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं ये बोलूं, चार पहियों की प्रति परिधि कितना है? चार पहियों की परिधि कितना? 16 है, 24 से 32 और 80 सेंटीमीटर है। वह एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाए तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी? इसके कहने का मतलब है ये सब लोग एक साथ घूमना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक पहिए का चक्कर लगना चाहिए, तो कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी, इसका एलसीएम आप निकाल देना। कितना दिया है? 16 का, और क्या है 24, और क्या 32, और क्या है 40। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो आप एलसीएम निकालो या तो सीधे सीधे डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाओ। देखो 4 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, 5 से, जो ऑप्शन 4, 8, 5 से कट जाए, क्योंकि 8 पंचे 40, 5 से भी कटेगा, 5 से तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे। 8 चौक 32, 8 से देखें कौन कौन कट रहा है। 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, ये कट रहे हैं। और किससे कटने चाहिए? 3 अठे 24, 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कोई ऑप्शन सिर्फ ये कट रहा है, तो आप बता दोगे 480। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 480। इस सवाल को ऑप्शन से लगाओ, नहीं तो आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम का मतलब ये होता है, आप देखोगे तो यहाँ पे उसकी डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ये 8 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 5 से, तो जो भी ऑप्शन होगा इन सबसे उसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी। देखिए जब भी एग्जाम हॉल में जाओ तो आप यही तरीके अप्लाई करो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही अप्लाई करके लगाना रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा यह है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में, सॉरी यहाँ पे बी की तुलना में करना पड़ेगा, ये बी की तुलना में क्या कह रहा है? बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, मैं बात करूं ए और बी की, ए और बी में क्या बोल रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, यानी ये एक दिन में 1 खिलौना बनाएगा, तो ये एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा? 3। ये इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है। देखो कार्य क्षमता का अनुपात जो होता है ये इनकी इफिशियंसी है, इफिशियंसी यानी क्षमता है। इनके टाइम का रेशियो हम देख लेते हैं। टाइम का रेशियो देखो, जो कार्य क्षमता, जिसकी क्षमता ज्यादा रहेगी वो कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम रहेगी वो ज्यादा समय लेगा। तो यहाँ पे समय कम कौन लिया होगा? ए। ये इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, इसकी सॉरी टाइम क्या हो जाएगा? 3। ये कह रहा है ए जो है 20 से कितने, बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यहाँ कितने यूनिट कम ले रहा है? 2। 2 बराबर आप क्या बताओगे? 60। 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 30। यानी एक दिन में एक कितने खिलौने बनाता है? 30 खिलौने। सॉरी ये ए बराबर क्या आ गया? 30, यानी 30 तिहाई क्या हो जाएगा? 90। यानी 30 दिन अगर इसने कार्य किया है तो एक दिन में 3 खिलौने बनाएगा, कुल मिला के कितने खिलौने बनाएगा? ये 90 खिलौने ये बनाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ये दोनों मिलकर काम करें। अच्छा ये बताओ, दोनों मिल जाएंगे तो ये एक दिन में 1 खिलौने बना रहा और ये एक दिन में 3 खिलौने बना रहा, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे? 4। ये कह रहा है इस 4 की क्षमता से अगर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 22 चौक 88, और बचेगा कितना? 2। 22 4 पंचे क्या हो जाएगा? ये 20। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 22.5 दिन, या 22 सही 1/2 दिन। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल जब भी आए, औसत का सवाल है ये दिया है, 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत क्या होगा? चाहे 20 का है, चाहे 12 का है, चाहे 15, चाहे अपवर्त कहे, चाहे गुणज कहे। देखो हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, एक ऐसे, एक
2, 3, 4 एंड सो कहाँ तक ले जाएंगे 20। 20 का गुणज क्या होगा, 9 के प्रथम 20 गुणज, तो हम 9 को कहाँ रख लेते हैं, बाहर। देखिए आप 9 को हम बाहर रख देते हैं। 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 ऐसे आएगा। गुणजों का औसत बताना है तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। अच्छा आपको ये पता होगा 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 21/2, ये हमारा औसत आएगा। अगर हम आपसे पूछते औसत यहाँ तक क्या आता था, आप बताते 21/2। अच्छा हमें क्या बताना है, 9 का तो 9 से इसमें गुणा कर दो, 9 के गुणजों का औसत बताना तो 9 से गुणा करो, ये आ जाएगा हमारा 10.5 और गुणे क्या 9, तो 9 पच्चे 45 के 5, 9 दहम 90, 4 94, यानी 94.5। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा 94.5, ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसे सवाल है आपको सेम ऐसे ही लगाइए आप। अच्छा अगर मैं पूछ लेता 8 के प्रारंभिक 9 गुणजों का औसत, तो हम यहाँ पे 8 रख देते, इस तरीके से आप लगाते। अच्छा अगर 9 का अपवर्त भी कहा होता तो ऐसे ही लगाते हम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये दिया है। हाँ इस टाइप के सवाल आप कैसे लगाएंगे, इसमें 2 टाइप बनता है। पहला एक बैग में 280 सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए एक वैल्यू होता है और एक क्वांटिटी होती है। ये कह रहा है कि जैसे उनका मान कितना, 1 रुपए का मान कितना 8 रुपया, 8 रुपए का मतलब कितने सिक्के होंगे 8 रुपए, 8 सिक्के होंगे 1 रुपए के। 50 पैसे का जो मान कितने रुपए के बराबर है 4 रुपए का, तो 50 पैसे के 4 सिक्के रहेंगे तो कितने सिक्के बनेंगे 8 सिक्के बनेंगे। अब ये कह रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 3 सिक्के, सॉरी 3 रुपया, तो 3 चौक क्या हो जाएगा ये 12, इसका कुल मान कितना आ जाएगा 12, और ये कुल मानों का योग कितने के बराबर है, कितने सिक्कों के बराबर है 280। यहाँ से कुल सिक्के कितने मिलेंगे 8 8 16 12 28, 28 बराबर 280 है। मैं पूछूंगा 1 बराबर क्या बताओगे आप 10 बताओगे, 1 बराबर क्या जाएगा 10। हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम उसका मान दिया, उसका मूल्य दिया, यानी 8 रुपया, इसका 4 रुपया, इसका 3 रुपया है। अगर 8 रुपए के एक एक सिक्के हैं तो 8 रुपया बनेगा। अगर 50 पैसे के 4 रुपए हैं तो उनका कितना रुपया बनेगा 8 सिक्का बनेगा। अगर 25 पैसे के 3 रुपए बने तो उनका कितना सिक्का बना होगा 12 सिक्का बनेगा। हमसे क्या पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, आप बताओ 50 पैसे के कितने 10 8 80, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है 12,000 रुपए जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखो मेरे भाई मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होता है वो हमेशा घात के रूप में बढ़ता है। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं 5 वर्षों में ये 2 गुना हुआ है, तो अगले 5 वर्षों में 2 की घात 2 गुना हो जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना। मैं इसके बाद क्या बोल रहा है 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, मैं बोलूंगा ये 5, फिर अगले 5 वर्ष में यानी 15 वर्षों में 2 की घात क्या हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी। 2 की घात 3 का मतलब 8 गुनी हो जाएगी। अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 2 की घात क्या हो जाएगी, ये 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 16 गुनी हो जाएगी। यही कह रहा है देखो 5 10 15 और 20 वर्षों में हमारा हो जाता है ये 16 गुना हो जाता है। 20 वर्षों में कितना हो जाता है ये 16 गुना। वर्तमान में हम कितना है ये इतना है, ये कह रहा है 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना कर दो आप 12,000 और गुणे क्या कर दोगे आप 16, तो अगर हम 16 से गुणा करेंगे 16 दूनी 32 के 2, 16 1 के 16 3 19, यानी 1,92,000। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 1,92,000, ऑप्शन नंबर बी। देखो मेरे भाई ऐसे ही लगाइएगा। ये मैंने आपको ये बताया कि जो भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है प्रत्येक अपने समय अंतराल पर वो पावर के रूप में बढ़ता है। जैसे 5 वर्षों में 2 गुना हुआ तो अगले 5 वर्षों में 2 की पावर 2 हो जाएगी, फिर अगले तीसरी बार 5 वर्षों में क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो आप ऐसे लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया है। 5 वर्ष बाद इस धन पर उतनी ही ब्याज प्राप्त हो, ब्याज की दर क्या होगी? ये तो आपका ब्याज की दर क्या हो जाएगी यहाँ पे 8%। देखो मैंने आपको ये बताया, कैसे आप लगाओगे, मैंने आपको ये बताया है जो ब्याज का दर होता है साधारण ब्याज का समय और दर का गुणनफल होता है। मैं यहाँ पे बोलूंगा ये 8 वर्षों में 5% की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा, आप बताओगे 40%। अब ये कह रहा है कि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो, ब्याज की दर क्या होगी और कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 वर्ष में 40% प्राप्त करना रहे तो 40 में किससे गुणा कर देंगे आप? 5 से। तो क्या आ जाएगा हमारा? 8% आ जाएगा। मैंने आपको बताया है जो हमारा साधारण ब्याज होता है, अगर हम साधारण ब्याज में दर से गुणा करते तो समय निकल के आएगा, और समय से गुणा करोगे, सॉरी समय से भाग दोगे तो दर निकल के आएगा, और साधारण ब्याज में जब आप दर से भाग दोगे तो समय निकल के आएगा, समय से भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा? दर निकल के आएगा। तो इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप ऐसे ही लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत बताना है। यह सवाल कई बार पूछा गया है और ये इस टाइप से पूछा जाता है, अगर 24 कैरेट सोना जो मापा जाता है हमारा कैरेट में मापा जाता है, और ये माना जाता है 24 कैरेट अगर सोना तो शुद्ध माना जाता है। यही दे रहा है कि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध है। अगर हम आपसे ये बोले 22 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता कितनी रहेगी, तो आप बताओगे 22 और बटे में क्या हो जाएगा? 24, और गुणे में क्या कर दोगे आप? 100 कर देंगे। इस तरीके से आप निकालेंगे। अब ये देखो आप कैसे आएगा, 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 से कैंसिल आउट करोगे 25 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे ये 11 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, और बटे में क्या हो जाएगा? ये 3। तो 3 नमक 27, कितना बचेगा यहाँ पे? और 3 एक के 3 और 2 यानी 91 सही 2/3% बनेगा। और ये तो एक 24 कैरेट पे पूछा गया है 22 कैरेट, और ये 24 कैरेट देके आपसे पूछा जाता है 18 कैरेट। तो जब 18 कैरेट पूछा जाएगा 75% आता है। फिलहाल यहाँ पे आएगा आपका 91 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे? देखिए ये किसी वैल्यू को वृद्धि को कौन सी वैल्यू निरस्त करती है ये पता होना चाहिए आपको। खर्च समान रखने के लिए आप ये बताओ 60 से बढ़कर 70 हो गया, मैं बोलूंगा यानी 10 की वृद्धि हुई कितने में? आप बताओगे 60 में। तो मैं बोलूंगा 1/6 की वृद्धि है, इसे निरस्त कौन करेगा? 1/7 की कमी। 1/7 का मान क्या होता है? 14.28% होता है। या तो आप इसमें सीधे 100 से गुणा करके वैल्यू निकाल लेना, नहीं तो आप ऐसे लगाइएगा इसको। 2-2 लाइन के सवाल है भाई, जैसे भी आप लगा पाओ। ये दिया है, माना यक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। निम्न में से यक्स का गुणांक नहीं है। देखो आपको एक डिफरेंट का बेहतरीन तरीका बताते हैं, डिफरेंट मेथड। हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अगर आपको दिया है 955 और क्या दिया है 1027 और 1075, हम ये कहेंगे आप इसका डिफरेंट बताओ। 955 1027 का डिफरेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 72, और 1027 और 1075 का डिफरेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 48। यही आएगा? हाँ यही आएगा। और इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। अगर मैं आपसे पूछूं वो संख्या कौन सी है, यक्स का मान क्या आ गया है, तो यक्स वह संख्या क्या है? ये 24, यानी वो संख्या हमारा क्या है? 24। अब ये कह रहा है कि आप ये बताओ यक्स का गुणांक नहीं है, इसमें यक्स
यानी 24 किस संख्या से नहीं डिवाइड होगा, तो आप बताओगे 8 से नहीं कट, सॉरी 8 से कट जाएगा, 6 से कटे, 4 से कटे, यानी 16 से नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या है? 16। ऑप्शन नंबर क्या? बी। जब भी इस प्रकार के सवाल समान शेष बचे तो वहां पे डिफरेंट वाला मेथड लगाओ, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 12 दिन में। ये कह रहा है पी अकेला इस काम को 36 दिन में अगर करे तो कह रहा है क्यू अकेले कितने दिनों में इस काम का 2/3 भाग पूरा कर सकता है। ये कह रहा है, सॉरी देख लो आप, दिया है पी और क्यू, अगर ये दोनों लोग मिलकर करते हैं, पी और क्यू दोनों लोग मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं। और कह रहा है अगर पी अकेले करे तो कितना दिन लगाता है? 36 दिन लगाता है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 36, यानी 36 खिलौने अगर बनाते हैं तो पी और क्यू अगर साथ मिलकर बनाए तो कितने दिन लगाते हैं? इनकी क्षमता क्या होगी? 3, यानी एक दिन में 3 खिलौने बनाएंगे तभी जाके 12 3 36 हो पाएगा। और पी अगर 36 दिन लगाए तो यानी पी की क्षमता क्या होगी? 1, यानी एक दिन में पी 1 खिलौने बनाया होगा। अब ये कह रहा है पी अकेले, अब ये कह रहा है क्यू अकेले कितने दिन में इस काम का 2/3 भाग कर पाएगा। आप ये बताओ पी की क्षमता क्या हो गई? 1, तो पी और क्यू की क्षमता क्या है? 3। अगर आपसे पूछे क्यू एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है तो आप बताओगे 2। पी एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है? 1। दोनों मिलकर एक दिन में 3 खिलौने। इसका 2/3 खिलौना, 2/3 मतलब क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24। 24 खिलौना अगर 2 की क्षमता से बनाएगा तो मेरे भाई लगाएगा ये कितने दिन? 12 दिन। आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इसको इसी प्रकार से समझ के लगाइए, पी और क्यू 12 दिन में, पी 36 दिन में, एलसीएम लिए 36 खिलौने बनाना है। अगर 12 दिन में ये बना रहा है तो पी और क्यू दोनों की क्षमता क्या आ जाएगी? 3। पी अगर 36 दिन में बनाए तो पी की क्षमता क्या आ जाएगी? 1। अब आप ये बताओ पी की क्षमता अगर 1 आ गई, क्यू की क्षमता क्या आ गई? 2। इसी क्षमता से बनाना है तो आप बताओ कितने दिन लगाएंगे? लगाएगा कितने दिन? 12 दिन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये हमारा, ये दिया है 3 संख्याओं का योगफल 245 है। यदि पहला और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको एक जब औसत पढ़ाएं, सॉरी रेशियो बताएंगे तो रेशियो में रेशियो का संबंध क्या होता है? अनुपातिक संबंध एक होता है। तो अनुपातिक संबंध हम कैसे निकालते हैं? पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये 3 संख्याओं का अनुपात दिया। हमसे ये कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, यानी 2/3 है। दूसरी और तीसरी का दिया है 5/8 है, यानी 5:8 है, तो 5/8 लिख देते हैं। देखो पहली संख्या का जब मान निकालना, 2 पंचे क्या आ जाएगा? ये 10। दूसरी संख्या, पहली संख्या का मान आ गया, पहली संख्या को भूल जाओ आप, 3 पंचे क्या हो जाएगा? ये 15। ये आ गया 10, ये आ गया 15। दोनों का मान आ गया, दोनों को छोड़ दो आप, 3 8 क्या हो जाएगा? ये 24। ये आ गया 24। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो दूसरी संख्या बतानी। आप ये बताओ, ये 15 10 25, 25 और 24 क्या हो जाएगा? 49। आपसे पूछे 49 बराबर कितना दिया है? आप बताओगे 245। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1 बराबर हमारा आ गया 5। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितना यूनिट है? 15 यूनिट। 15 पचे क्या हो जाएगा? ये 75। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर ऐसा सवाल आता है तो मेरे भाई आप ऐसे ही लगाइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाओगे? सवाल ये है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप कैसे लगाओगे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपस में, अच्छा उनके अंकों का योग 9 है तो ऑप्शन से लगाओगे आप। ऑप्शन यहाँ सबके अंकों का योग 9 है, सबके अंकों का योग 9 है। हम क्या करेंगे, इनको पलट कर देख लेते हैं। अगर इनको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 72 हो जाएगा, और 72 27 है, ये
क्या हो जाता, यानी 45 से कम हो जाता। 45 से, ये तो 27, ये तो ज्यादा हो जाएगा। देखो ये 27 से पलटेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 पलटने पे ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये संख्या तो हो नहीं सकता। 72 को पलट दो क्या हो जाए, ये 27 हो जाए, दोनों को निकालो तो कितना आ जाएगा, 12 5 और ये सही है 45। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, सी सही होगा। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे 27 क्यों नहीं लिए, हमारी संख्या 27 मूल संख्या है। 27 अगर हम पलट देंगे 27 को तो ये हो जाएगा 72, और 72 27 से ज्यादा हो जाएगा। अब ये कह रहा है पलटने पर संख्या 45 कम हो जाती है, जबकि यहाँ पे ज्यादा 45 हो जा रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी है, इसको भी बना देते हैं, बी सी जो भी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, 4000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। हम ये कह रहे हैं, देखिए 20% का मान क्या होता है, आप बताओगे 1/, ऐसे निकालो आप। मैं ये मान लेता हूं 100 का 20% अगर एक बार निकाल रहे हो, एक बार 20%, तो क्या हो जाएगा ये 120, और पुनः एक बार और 20% अगर आप जोड़ दोगे, इसका 20% क्या हो जाएगा, 12 दूनी, देखो 10% 12 होगा, 20% क्या हो जाएगा 24, तो इसमें अगर हम 24 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 144। देखो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आ गया, 144 आ गया। अब हमसे ये कह रहा है, अगर आप बताओ साधारण ब्याज होता तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20 दूना क्या होता, 40%, तो इसका 40% निकालते तो क्या आता, 140 आता। इन दोनों का जो डिफरेंट दिया है, कितना दिया, ये 4%, यही पूछ रहा है कि 4% का अंतर क्या होगा, 4% होगा, इसका 4% आप निकालो क्या हो जाएगा, 1% 40 हो जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 40, कह रहा है 4% बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 गुणे क्या करोगे आप, 4 कर लेना, तो क्या हो जाएगा 160। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो सवाल, इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, बी। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।